और ऐसी हुकूमत जिसको ना गवर्नेंस आती है, ना आवाम की जो मसाइल हैं उनके साथ कोई उनको सरोकार है, उसकी इन 2 सालों में जो कारकर्दगी है उसके बारे में आज हम यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। मैं एज एन ओपनिंग गैम्बिट कुछ मैं गुजारिशात करूँगा, फिर मेरे साथी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। मगर सबसे पहले मीर सेनेटर हासिल बजनोजो साहब का इंतकाल हो गया, उसके ऊपर हमें सब को बहुत अफसोस है। वो बलूचिस्तान के एक बड़े काबिल एहतराम सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। हमेशा उन्होंने जमहूरियत और पाकिस्तान के आइन के साथ वो खड़े रहे और उन्होंने इस हवाले से बेशुमार कुर्बानियाँ दी। और अभी आज ही मियाँ वाली के एक बड़े सियासी ख़ानदान का एक चश्म चराग़ जनाब गुल उम्मीद रोकड़ी साहब, उनका भी इंतकाल हो गया है। उनका भी एक मुस्लिम लीग से एक वालिहाना उनका ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आज जब हम बात करते हैं इस तब्दीली सरकार की, तो माँ सवाए दुखों के, तकालीफ के, मुश्किलात के, और इन 2 सालों में हमें कोई चीज़ नहीं मिलती जिसकी हम कोशिश भी करें तो उसकी पजीराई कर सकें। 2 साल के अंदर महंगाई ने जिस तरह आम आदमी को, एक दुकानदार को, एक रेहड़ी बान को, एक तांगे बान को, एक मज़दूर को, एक बेवा को, एक यतीम को, एक मरीज़ को जिस तरह तबाही के दहाने पहुंचा दिया है, शायद तारीख़ में इसकी कोई दूसरी शायद मिसाल नहीं मिलती। हम यहाँ पर अपनी खुद नुमाई के लिए इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन क्या करें, जब 2 साल इनकी जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस, उसका मवाजना जब हम PMLN गवर्नमेंट के साथ करते हैं मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में, तो फिर ये कहना पड़ता है कि नवाज शरीफ के पिछले दौर में 2014 से लेकर 2018 तक जो तारीख़ी तरक्याती और पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए जो इक़दामात और जो मंसूबे तारीख़ की सबसे अहम तरीन मौके के ऊपर और बड़ी बरकतदारी से मुकम्मल हुए, उसकी 72 साल में उसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं मिलती। चाहे वो हज़ारा की मोटरवे हो, चाहे वो मुल्तान सक्खर मोटरवे हो। आज मैं आपको बताता हूँ, मुझे मुसाफिर मिले जो लाहौर से कराची गए या कराची से लाहौर आए और उन्होंने बाय रोड ट्रैवल किया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब यकीन करें कि अगर सक्खर हैदराबाद जो टुकड़ा है जो मुकम्मल हो जाए तो जो एयरलाइंस के जो मुसाफिर हैं आधे से ज़्यादा वो बाय रोड ट्रैवल करेंगे। इतनी शानदार और इतनी आसूदगी और कंफर्ट से लोग ये फासला तय कर सकते हैं अपना घंटों में। अब बताइए कि ये कोई मामूली बात है? गवादर पोर्ट को ले लें, सी पैक के मंसूबों को ले लें। इस हुकूमत की अगर सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ बात जाती है तो इन्होंने अपना सी पैक का जिस तरह मजाक उड़ाया, तस्दीक की और इल्ज़ामात लगाए। ये कोई मैं राम कहानी तो बयान नहीं कर रहा, ये फ्लोर द हाउस पर, इस असम्बली के फ्लोर द हाउस पे सी पैक के ख़िलाफ़ किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और आज तक एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। उल्टे हो गए, इनके जो हवारी हैं वो उल्टे हो गए। लेकिन चाहे वो आपके LNG के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पाइपलाइन आई कराची से अप कंट्री 1000 किलोमीटर, चाहे वो सी पैक के मंसूबे हैं, चाहे वो दूसरे मंसूबे हैं, मुझे बता दीजिए कि किसी एक मंसूबे में इस नवाज शरीफ के तीसरे दौर में
चाहे वो वफाक के मंसूबे हैं या चाहे वो पंजाब के मंसूबे हैं, एक धेले की, एक दमड़ी की करप्शन लेके आए और उसके मुकाबले में और कितना प्रोपेगेंडा किया हमारे ख़िलाफ़, कितना प्रोपेगेंडा किया हमारे ख़िलाफ़ कि शायद इसकी भी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मगर हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि वो बात ना ठहर सकी, ना वो बात साबित हो सकी। और आज उसके मुकाबले में आप देखिए कि चीनी की कीमत 100 रुपये से ऊपर चली गई है और चीनी अब इंपोर्ट की जा रही है। पहले लाखों टन एक्सपोर्ट की गई और उसका फॉरेन एक्सचेंज कमाने का मकसद नहीं था। वो रुपया जो डीवैल्यू हो रहा था, रुपये की जो कदर में कमी हो रही थी, वो हर किलो जो चीनी एक्सपोर्ट हो रही थी उससे वो विंडफॉल जो था वो उनकी जेबों में जा रहा था। अरबों खरबों रुपए, ये सारी बातें हमारे साथी बता चुके हैं, मैं वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। मगर आज उस वक्त चीनी एक्सपोर्ट की और एक्सपोर्टर्स को अपना जो फार्मर है, जो काश्तकार है, उसकी कीमत पर उसको सज़ा मिली और जो मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जेबों में अरबों रुपया चला गया और आज चीनी इंपोर्ट की जा रही है। ये तारीख़ में पहली मर्तबा है 72 साल में कि गंदम की कटाई का सीज़न अभी ख़त्म नहीं हुआ कि गंदम अवेलेबल नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके एक जो वज़ीर हैं उन्होंने फ्लोर द हाउस पे ये बयान दिया कि 66 लाख टन गंदम हमने अपने इकट्ठी की, गई कहाँ? ये वो खुद कह रहे हैं कि गई कहाँ, वो किससे पूछ रहे हैं? गंदम जहाँ गई इनको पता होना चाहिए, जिधर स्मगल हुई इनको पता होना चाहिए। आज लोग आटे और गंदम को तरस रहे हैं, आसमान से कीमतें बातें कर रही हैं। इसी तरीके से आप पेट्रोलियम के तेल की कीमतों को ले लें, तेल की कीमत को ले लें, तारीख़ में सबसे बड़ा धचका इन वन गो अभी चंद महीने पहले इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी, जबकि दुनिया में तेल की कीमतें आज ज़मीन पे आ चुकी हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि बिजली की कीमतें बेपनाह इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई ताकि सर्कुलर डेट को कहीं काबू किया जा सके, लेकिन सर्कुलर डेट ना काबू आया और बिजली की कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है, दुकानदार की पहुंच से बाहर है, एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर की पहुंच से बाहर है। हालांकि ये हकीकत है रोज़े रोशन की तरह कि सी पैक के अलावा जो 4 प्रोजेक्ट्स नवाज शरीफ की सरबराही में लगे पाकिस्तान में, गैस बेस्ड LNG बेस्ड जो प्रोजेक्ट लगे 5000 मेगावाट के, 2 लगाए वफाक ने और 2 लगाए सूबा पंजाब ने। एक उसमें अरबों रुपए की जो बचत हुई उनके लगाने में, वो तो एक अलहदा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक माइलस्टोन है। वो बिजली के मंसूबे वो 3 तो चल चुके हैं और चौथा भी अब चलने वाला है। हालांकि इसमें बड़ी ताख़ीर की इस हुकूमत ने, तो उसकी जो पर यूनिट जो उसकी लागत आती है वो 11-12 रुपए से ज़्यादा नहीं है। बिजली वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली और बदतरीन इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है कि आज बिजली की भी लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में और इंतहाई महंगे दामों पर बिजली मिल रही है। हालांकि वो जो प्रोजेक्ट्स विच आर गजलिंग ऑयल, उनको बंद कर देना चाहिए था और जो एफिशिएंट और जो जिनकी पैदावार की लागत बहुत कम है उनको चलाना चाहिए था। मगर ये है वो टकराव पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट का, इनकॉम्पिटेंस का, जिसकी बना पर आज बिजली भी जो कि वाफर मकदार में मौजूद है उसके बावजूद लोड शेडिंग होती है और उसकी कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। और फिर आप देखें कि 40% आप इन्होंने रुपए की कदर कम कर दी और उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर खा उसका अपना कोई इजाफा ना हो सका। और आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ में
शायद दूसरी मरतबा, सेकंड टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री, यानी 1952 में जीडीपी वो उसकी ग्रोथ नेगेटिव हुई थी, और आज ये दूसरा मौका है 72 सालों में कि हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में 0.4%। ये हकायक हैं, ये मैं तो नहीं बता रहा। और जब ये जब ऑपोजिशन में थे, आज भी इनका जो तरीक़ाकार जो है वो ऑपोजिशन का ही है। आज भी ये कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। किस तरह कहते थे कि फजिंग करते हैं, ये फजिंग करते हैं। वो फजिंग तो ना निकली, इनकी फजिंग सामने आ गई कि पहले ये कहते थे कि 3.9% हमारी ग्रोथ है इकॉनमी की, फिर उसको रिवाइज़ किया और 1.9 पे लेके आए। और इसी तरीके से देखें कि इनके इन 2 सालों में जो इन्होंने बोरिंग की, यानी जो उधार लिया है, जो डेट जो कौम का जो बढ़ाया है पब्लिक डेट, वो 2 सालों में उतना है जितना कि नवाज शरीफ के 3 अदवार में एक तरफ और इनका 2 सालों में एक तरफ। ये आलम है पाकिस्तान। और गरीब आदमी, उसकी तो हालत न पूछें। और मैं यहाँ पर किसी हवाले से भी खुद नुमाई की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है कि नवाज शरीफ की सरबराही में पंजाब में हस्पतालों में अद्वियात मुफ्त कर दी गई थी। इन्होंने वो तमाम अद्वियात बंद कर दी और अद्वियात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। और जो रैकेट, जो स्कैंडल बना, वो वज़ीर उनका पता ही कोई नहीं, इसलिए कि ये नैब न्याजी गठजोड़ का शाखसाना है। इसी तरीके से पंजाब के अस्पतालों में सीटी स्कैन लगाए गए और उनका जो आम आदमी को उसकी स्कैनिंग वो फ्री थी, वो इन्होंने बंद कर दी। कैंसर के मरीज़ों की जो उनको फ्री अद्वियात मिलती थी वो इन्होंने बंद कर दी। हेपेटाइटिस के लिए अद्वियात पूरे पंजाब में वो इन्होंने उसको बंद कर दिया। वो एक बहुत शानदार प्रोग्राम था। यानी आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी, ज़िंदगी तंग हो चुकी है। और जो अशराफिया है वो इनके इर्द गिर्द बैठे हैं। इनके अपनी काबीना में वो लोग मौजूद हैं जो कि दूध से धुले हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछ सकता। ये सेलेक्टिव, हम कोई अकाउंटेबिलिटी के ख़िलाफ़ नहीं, कोई मुनसफाना और ट्रांसपेरेंट और नज़र आता हुआ एहतसाब के कोई ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पर विच हंटिंग और ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जाना, ये पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज वो जो नया पाकिस्तान था, लोग आज पुराने पाकिस्तान को तरस रहे हैं। वो आज जो तब्दीली थी, तब्दीली ने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी है। वो लाखों लोग जो तालीम के वज़ाइफ हासिल करते थे, लाखों बच्चे और बच्चियाँ, मुझे याद है आज भी 2018 तक की जो फिगर थी पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड की, 20 अरब रुपए के वज़ाइफ बच्चों और बच्चियों को दिए गए जो होनहार थे मेरिट के ऊपर। लाखों जो लैपटॉप्स दिए गए आउटस्टैंडिंग शाइनिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को मेरिट के ऊपर। और आला दरसगाहों में मुफ्त तालीम उनको इंश्योर की गई मेरिट के ऊपर। उस सारे निज़ाम को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और आज गलियों और बाज़ारों में लोग अपना एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। और फिर खारजा महाज पे भी बताएंगे, जो खारजा महाज पे जो फोपास हुए हैं वो कोई कम नहीं है। पहले हमने चीन और सीपेक के हवाले से जो कुछ किया वो पूरी कौम के सामने मैं बता चुका हूँ। फिर हमारे एक इंतहाई करीबी दोस्त सऊदी अरब से के बारे में जो वज़ीर ख़ारजा ने जो कुछ कहा वो इतना गैर मुनासिब था कि जो अकल जो है वो दंग रह गई कि एक मंजा हुआ आदमी इस तरह की बात किस तरह कर सकता है और किस तरह ताल्लुकात अपना उनसे बिगाड़ने में किस हद तक वो चले गए। और चीन जो पाकिस्तान का वो एक रवायती नहीं बहुत ही बाएतमाद साथी है, उसको इस तरह नाराज़ करना और आज अपना चाइना के अपना वहाँ पर जाना, ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि ये देर पा नहीं होती। वो सब समझते हैं अंदर से कि ये हमसे क्या कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल शॉर्ट टर्म, ये कोई लॉन्ग टर्म अप्रोच या पायदार अप्रोच नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज इस हवाले से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ बात को ख़त्म करूँगा अपनी, सिर्फ एक दो और
गुजारिशात करके कि इस वक्त कोविड से आने से पहले लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके थे इनकी मुकम्मल इनकॉम्पिटेंस और नालायकी की बुनियाद पर। कोविड के बाद तो ज़ाहिर है कोविड का भी एक अपना मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है और अब लाखों लोग और बेरोज़गार होने जा रहे हैं बदकिस्मती से। अल्लाह ताला आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, बट हकीकत ये है। और फिर कारोबार ठप है, दुकानदार चिल्ला रहा है और जो नैब न्याजी गठजोड़ ने पेशावर से लेकर कराची तक पूरी की पूरी जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो कम्युनिटी है उसको खौफज़दा कर दिया है। अफसरशाही काम करने को तैयार नहीं और जो जिस तरह के इल्ज़ामात दिए जा रहे हैं, जिस तरह की दिन रात और शिबली फराज जैसा मेरे दिल में उनके लिए एहतराम है, मेरे वो कॉलीग हैं, मैं ख़ुद हैरान हूँ कि वो किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं शिबली फराज। तो कहने का मकसद यह है मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों और बहनों कि आज हम इकट्ठे हुए हैं ये बताने के लिए कि जो कुछ ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए किया गया और जो उनको सपोर्ट मिली है उस सपोर्ट को और अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिली, उसके बावजूद भी ये जो पाकिस्तान जो इस तरह जा रहा था ये नोज डाइव बदकिस्मती से जारी है और इट इज़ अनअबेटेड। इसमें कोई अभी तक कोई रुकावट नहीं आई और बिल्कुल नीचे जा रही है, हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है, हमारी मईशत नीचे जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्शन, हमारी इन्वेस्टमेंट्स सब जिसकी बात आप कर लें। तो क्या वो पाकिस्तान बेहतर था या ये पाकिस्तान बेहतर है? ये इसकी सारी तफसील यहाँ पर मौजूद है। मैंने आपका बहुत वक्त लिया और इसके हवाले से अब मैं दावत दूँगा ख्वाजा आसिफ साहब को। इन्होंने जाना है असम्बली में, इनका बिज़नेस है, ये खारजा को बात करेंगे। मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा कि कशकोल तोड़ने ये आ रहे थे, IMF का चैप्टर ख़त्म करने जा रहे थे और ये कह रहे थे कि मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, कर्ज़े नहीं लेंगे। 1 रुपया बढ़ता है, डीवैल्यू होता है तो 100 रुपये ऊपर पड़ता है। और अगर बिजली महंगी है तो वज़ीर आज़म जो है समझ लिए खुदा न खास्ता वो चोर है, अगर फ़लाँ चीज़ महंगी होती है तो वज़ीर आज़म जो है वो। आज सारी बातें कहाँ गई? आज कौम सवाल करती है, पूछती है और फिर ये कह देना कि जनाब अपना घबराओ नहीं, डरो नहीं और फ़िक्र न करो। इस तरह क्या लोगों के पेट भर जाएंगे? इस तरह रोटी मिल जाएगी? आज लोग रोटी को, एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। वी आर रिस्पॉन्सिबल सेंसिबल ऑपोजिशन और हमें इन्होंने दीवार से लगाया, उसके बावजूद गवाह है 2 साल का रिकॉर्ड कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने और मेरी पार्टी ने और बाकी अपोजिशन पार्टीज़ ने फिर भी अपना ताउन का हाथ बढ़ाया, लेकिन जिस तरह इन्होंने उसको धुतकारा और पाया हकारत से उसको धुतकारा, वो भी तारीख़ का हिस्सा है। और अब ये कौम को बताएं, अपने रिज़ल्ट्स बताएं कौम को, और ख़ाली ये कहना कि मैं NRO नहीं दूँगा और फ़लाँ नहीं करूँगा, क्या इससे लोगों के पेट भर जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। ये रिपोर्ट है जी, तो आज हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी ये वाइट पेपर है हमारा 2 साल। मैं लेफ्ट एंड राइट हो रहा हूँ, यू टर्न नहीं मार सकता। 2 साल लंघने से तैयार होना। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसरन जो फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स हैं इस मौजूदा हुकूमत के पिछले 2 साल में, मैं उन पे मुख्तसरन थोड़ा सा आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूँगा। सबसे बड़ा फेलियर पिछले 2 साल में जो फॉरेन पॉलिसी का है वो कश्मीर है। कश्मीर की जो एनेक्सेशन है इंडिया में ने जो की है और वहाँ पे जो कत्लेआम इस वक्त बरपा है और सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फेलियर है। और हमने क्या किया है उसके रिस्पांस में वो आपके सामने है।
हमने कभी खड़ा होना था 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करनी थी, फिर कोई गाना गाना था, फिर कोई एक टांग पे खड़ा होना था, कभी 2 टांग पे खड़ा होना था। और बस इसी किस्म के को गिमिक्स जो है हम कश्मीरियों का, जो ये बात याद रखनी चाहिए कि कश्मीर में हमारा खून जो है पिछले 72 साल में इन्वेस्ट हुआ है। हमने 48 की जो बड़ी जंग है, उसके बाद 65 की बड़ी जंग जो है वो कश्मीर के इशू पे लड़ी। हमारी कमिटमेंट जो है इन जंगों के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेट हुई, और उसके बाद भी जो हमारी जंग हिंदुस्तान में हुई वो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर का इशू इन्वॉल्व था। शहीदों के लहू से इन लोगों ने गद्दारी की है, उनको टांग पे खड़ा होना या गानों के ज़रिए या किसी और के ज़रिए जो है उसकी तरफ जो है इन्होंने मोड़ दिया है। कश्मीरी आज जो है वैली के अंदर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं या इस बात की दुआएं मांग रहे हैं, अपने शहीदों को पाकिस्तानी परचम में दफन कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा। ये फेलियर है, एब्जेक्ट फेलियर है। और उसके ऊपर जिन ममालिक ने हमारी हमायत की, मलेशिया में इन्होंने जाने से इनकार कर दिया वहाँ से ऐन वक्त। ना उनके साथ रहे, ना सऊदी अरेबिया के साथ रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं फॉरेन पॉलिसी की कि आपने एक लॉबी को अपीज करने के लिए दूसरी लॉबी को जो है वो नाराज़ किया, और अल्टीमेटली दोनों जो हैं वो दोनों नाराज़ हो गए। सऊदी अरेबिया हमारा वो दोस्त है कि 71 की जंग में उनकी नेवी के पास सिर्फ 2 गन बोट्स थी, उन्होंने दोनों की दोनों हमें भिजवा दी। हमारी उनकी दोस्ती, हमारा 27 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं। यूएई में 16 लाख काम करते हैं। ये 4.5 मिलियन इन 2 ममालिक में पाकिस्तानी जो है, आपकी 65% रेमिटेंस जो है इन 2 ममालिक से आती है। आपने उनके साथ भी ताल्लुकात, आपने लोगों की रोज़ी जो है, जो आपकी लाइफ लाइन है जो फॉरेन रेमिटेंस की, उसके ऊपर अटैक कर दिया। आते ही आपने CPEC के ख़िलाफ़ जो है बयान देने शुरू कर दिए। CPEC सबसे बड़ी सक्सेस है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसकी सबसे बड़ी सक्सेस है। और वो ट्रांसलेट हुई है सक्सेस कि यहाँ पे पावर जो है आई है, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स लग रहे हैं, हमारा JF थंडर, ये सारे का सारा जो है ये CPEC और चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, ये उसका आउटकम है, ये उसके डिविडेंड्स हैं। इन्होंने उसके ऊपर थ्रू आउट 2 साल 2.5 साल हमारी हुकूमत के आखिरी ये कुलभूषण के ख़िलाफ़ जो है हमें मोदी का यार कहते रहे। कुलभूषण के सहूलतकार ये बन गए। ये भी फॉरेन पॉलिसी फेलियर है कि आपने जो ICJ में जो है आप उस तरह उसको कमिट ना कर सके या उस तरह डिफेंड ना कर सके जिस तरह आपको करना चाहिए था। और अब ये यहाँ पे कानून साजी होती है कुलभूषण की जान बख्शी की या कुलभूषण को बचाने के लिए, यहाँ पे ये दिस इज अनदर फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद आपने अमेरिका के रिलेशनशिप जो है, ठीक है, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के अच्छे रिलेशनशिप के हम भी हामी हैं, बहुत ज़रूरी है अमेरिका के साथ, वो सुपर पावर है। लेकिन क्या डिविडेंड्स आपको मिले, आपने क्या कामयाबी या क्या ब्रेक थ्रू उसमें अचीव किया जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थे? आज भी रिलेशनशिप वही हैं जो एक रवायती रिलेशनशिप वहाँ पे चला आ रहा है। इस वक्त OIC एक ऐसा अदारा था जहाँ पे आप अपने जो ग्रीवेंसेस लेके जा सकते थे, इस्लामी दुनिया को, उनके ज़मीर को आवाज़ दे सकते थे। वो डिसफंक्शनल हो गया है। आपके कहने पे कॉन्टैक्ट ग्रुप की जो है मीटिंग नहीं वहाँ पे कन्वीन होती। मिनिस्ट्रियल लेवल की कमेटी की जो मीटिंग है वो बहुत दूर की बात है। टोटल कोलैप्स है आपकी फॉरेन पॉलिसी का। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है अपने रीजन में भी जो है उसकी फर्दरेंस नहीं कर सके। बहुत दूर की बात है कि आप अपने रीजन से बाद जाके यूरोपियन यूनियन या अमेरिका के साथ जो है को अपने डिविडेंड, फॉरेन पॉलिसी डिविडेंड वहाँ से लें, अपने रीजन में नहीं कर सके। जिस तरह मियाँ साहब ने फरमाया, यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर आप नाकामियों का अंबार है। ये हुकूमत 2 साल के अंदर अंबार है, और शर्म नहीं आती इनको, ना हया आती है इनको जो है इन नाकामियों के ऊपर, बल्कि उन नाकामियों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
कि हमारा जुलाई में जो है वो ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, फलानी चीज़ें। नुकसान करते हैं सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए का, और डिफरेंस बताते हैं फिर चुवानियों और ठियानियों का जो है ना, वो डिफरेंस बताते हैं कि हमारी ये चीज़ इम्प्रूव कर गई है। तो इस सूरत में पाकिस्तान आज तनहा खड़ा है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के दोस्त जो है उसका हाथ पकड़ने के लिए अनरिलायबल लोगों की वजह से कोई तैयार नहीं है। आपका जो फ्लिप फ्लॉप है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसकी वजह से आपका कोई बैक करने को आपको तैयार नहीं है। हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, वो एक किस्म की हमारी लाइफलाइन है इस वक्त, और सी पैक जो है उसका कॉर्नर स्टोन है। आपने उसको भी स्पेयर नहीं किया। हमारे जो वेस्टर्न हमारे नेबर्स हैं, ईरान है, अफगानिस्तान है, आप उनके साथ ही ताल्लुक ठीक कर लें। कम से कम ये आपके बॉर्डर जो है महफूज हो जाएं। तो ये मैं इख्तिताम करता हूँ अपने आर्गूमेंट का कि ये सारे के सारे जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी बिल्टअप हमने किया था फॉरेन पॉलिसी के महाज के ऊपर, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, जो है और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, वो उसको भी डिसमेंटल इन्होंने कर दिया। उनसे भी जो डिविडेंड्स मिल सकते थे, हमने बावजूद बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, बावजूद यमन की जंग में हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन हमने अपने तल्लुकात जो है ख़राब होने से बचाए। मियाँ साहब के वक्त भी, और उसके बाद मैं शायद अब्बासी साहब वहाँ पे गए, मैं उनके साथ था। हमारे तल्लुकात जो है उस वक़्त बहुत अच्छे थे। उनको एक दो गिले थे, लेकिन दोस्तों में गिले भी होते हैं। दोस्तों के गिलों को, शिकायतों को मैनेज भी किया जा सकता है। इस तरह नहीं किया जा सकता कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है, एक आपका 72 साल पुराना दोस्त जो है, आपका जो एक दरीना साथी जो है, अच्छे बुरे वक्तों में आपके काम आया हुआ है, अगर कोई थोड़े गिले शिकवे हो गए हैं तो ये ज़बान नहीं इस्तेमाल करते। जो ज़बान जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, ये डिप्लोमेट की, चीफ डिप्लोमेट की ज़बान नहीं जो उन्होंने इस्तेमाल की है। खैर, उनका पता नहीं उनको चपेट पड़ी है, ये चपेट मारी है। तो अगर जब ये हाल हो तो फिर ये फॉरेन पॉलिसी का क्या हाल होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा शायद अब्बासी साहब को, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनर्जी 2013 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। न मुल्क में बिजली थी, न गैस थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दोनों मसाइल हल किए। उस वक़्त भी एक बड़ा मसला सर्कुलर डेट का था, आज भी है, लेकिन जो नाकामी इस हुकूमत की सर्कुलर डेट के मामले में है उसकी कोई नज़ीर नहीं है। और अजीब बात यह है कि वफाकी वज़रा पार्लियामेंट के फ्लोर पर, कौमी असम्बली में, सेनेट में मुकम्मल झूठ बोलते हैं। मैं सर्कुलर डेट की हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हमने हुकूमत छोड़ी जून 2018 में, पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 1026 अरब था, 1026 अरब, जिसमें से 580 अरब हमसे पहले का जो पावर होल्डिंग कंपनी थी उसके अंदर मौजूद था, और हमारे दौर में उसमें 462 अरब का इजाफा हुआ। आज मुल्क का सर्कुलर डेट 2200 अरब है, 2200 अरब रुपया, यानी तकरीबन इसमें 1200 अरब रुपए का इजाफा हुआ। और ये 2 सालों में, सिर्फ 2 सालों में, हमारे 5 सालों में 462 का इजाफा हुआ। इस हुकूमत के 2 सालों में 1200 अरब रुपए का इजाफा सर्कुलर डेट में हो चुका है, जो कि योमिया जो इस हुकूमत का अरसा रहा है 2 साल का, 1.2 अरब यानी 120 करोड़ रुपए योमिया आज पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का इजाफा हो रहा है। यानी
पाकिस्तान की जो लाइबिलिटीज़ हैं 120 करोड़ रुपया योमिया इजाफा हो रहा है। इससे बड़ी तशवीशनाक बात पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखी कम अज़ कम, लेकिन हुकूमत बेखबर है और सिर्फ झूठ बोलने पर मजबूर है। जो बिल कलेक्शन थी जिसको हमने 84% से 93% पर लेकर गए थे, आज वापस 80% पर आ गई। जो ट्रांसमिशन के लॉसेस थे हमने 22 से 18% पर किए थे और तो ये की थी और कम किया जाएगा, वो वापस 19% पर पहुंच गए। जो बिजली बनाने के प्लांट्स थे, मेरिट ऑर्डर को वायलेट किया गया, फ्यूल नहीं लिया गया। जो हमारे ज़माने में 5000 मेगावाट की, अभी शहबाज साहब ने कहा, LNG के प्लांट लगे, 4000 मेगावाट के कोल के लगे। ये आज पाकिस्तान की तारीख की सस्ती तरीन बिजली दे रहे हैं और देते रहेंगे। इन प्लांट्स के बावजूद पाकिस्तान के सर्कुलर डेट में रोज़ाना 120 करोड़ का इजाफा हो रहा है और कोई कमी नज़र नहीं आ रही। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अफसोस की बात यह है कि जून और जुलाई में 1000 मेगावाट की जनरेशन पाकिस्तान में डीजल से होती रही, जिसमें एक वफाकी वजीर का भी 250 मेगावाट का प्लांट शामिल है। ये प्लांट पहले भी 12 साल डीजल पे चलते रहे, जो एशिया की सबसे महंगी बिजली बनाते थे। आज वो प्लांट जब बंद हुए, LNG दी गई, आज जानबूझकर LNG बंद की गई और ये प्लांट डीजल पर चलाए गए। इसका कोई जवाब देने वाला है? अब इसका असर अवाम पर क्या पड़ता है? असर घरों के बिजली का रेट 30% इजाफा, आप सब हजरात बिजली का बिल देते हैं, 30% इजाफा हो चुका है। कमर्शियल में 57% तक इजाफा हो चुका है। इंडस्ट्री में 40% तक इजाफा हो चुका है। जो बल्क कंज्यूमर थे वो 55% तक इजाफा हो चुका है। ये इजाफे इसलिए किए गए, वज़रा ने बताया कि हम सर्कुलर डेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो सर्कुलर डेट का मसला है, हम इसको बिजली की कीमत बढ़ाकर इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अवाम की जेब से भी पैसा गया और आज मुल्क भी 120 करोड़ रुपए का योमिया मकरूज हो रहा है। ये आज हकीकत है बिजली के शोबे की। लंबी कहानी है, यहाँ बयान करना इतना टाइम नहीं है। इसी तरह गैस का मामला है, 141% इजाफा गैस के अंदर है। जो इंडस्ट्री जिसको बैकबोन कहते हैं जी, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? 600 रुपये की गैस जो हमारी अपनी मुल्क की अपनी गैस है, 600 रुपये की गैस आज 1200 रुपये पर पहुँच गई है। इसकी वजह है, यहाँ वजीरों ने कहा जी कि वो कंपनियाँ, वहाँ बड़ा नुकसान था वह सर्कुलर डेट का। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा कोई सब्सिडी दी गई? 2 कंपनियाँ गैस बेचती हैं, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न, दोनों को रिकॉर्ड मुनाफा था। आज दोनों सिर्फ खसारे में नहीं है बल्कि बैंकरप्ट हो चुकी हैं गैस की कीमत बढ़ाने के बावजूद। ये आज मुल्क की हकीकत है गैस की। LNG का सिस्टम हमने लगाया, सैकड़ों अरब रुपए खर्च करके, एक पैसा हुकूमत पर बोझ नहीं डाला। जब मौका मिला, आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया कि $2.5 की LNG दस्तयाब थी, उससे भी कम दस्तयाब थी। हमारी अपनी गैस जो हम ज़मीन से निकलवाते हैं, हम $5.5 दे रहे हैं। जो कहते हैं कि महंगी LNG बाहर से जो हमारे सौदे थे वो $3.5 पे आ रहे थे। घर की गैस निकालने के पैसे 5.5 अरब थे। ये पुराने एग्रीमेंट्स हैं, ये ऐसे ही चलते हैं। लेकिन एक आपने, अल्लाह ने आपको मौका दिया कि $2 की गैस अवेलेबल थी, आपने एक शिप भी LNG का नहीं दिया और उसका असर ये हुआ कि हम उस सस्ती गैस से महरूम हो गए और आज हमारे ये हालात हैं जो आपके सामने हैं। सिर्फ ये नहीं, पेट्रोल का मामला है, 40 आज 45 रुपये पेट्रोल में टैक्स है। जो हमने छोड़ा था, फी लीटर 15 रुपये का टैक्स था, आज 45 रुपये का टैक्स है।
30 रुपये का अजाफी टैक्स लगाया गया आवाम पर फी लीटर। इसका कोई जवाब देने वाला है? एक लंबी फहरिस्त है इन मामलात की। मैं टाइम बड़ा कम है, मैं बयान करना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि एनर्जी के शोबे में इस हुकूमत की नाअहली, इनकी इनकॉम्पिटेंस ने पाकिस्तान को हज़ारों अरब रुपए का नुकसान पहुँचा दिया है और मज़ीद नुकसान पहुँचता जाएगा। और ये सिर्फ नाअहली नहीं है, इसके पीछे करप्शन है। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन है। जब वज़रा के पावर प्लांट डीजल पे चलेंगे, जब उनके प्लांट महंगी बिजली देंगे, तो फ़ायदा किसको होगा? आज बात सिर्फ नाअहली की नहीं है। वो फर्नेस ऑयल जिसको बंद किया गया पाकिस्तान में, बैन लगाया कैबिनेट ने फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करके, इनएफिशिएंट प्लांट चलाए गए, डीजल के प्लांट चलाए गए, एलएनजी नहीं ली कि वो सस्ती बिजली बनाती है। और आज कहते हैं जी अवाम को फ़ायदा पहुंचाएंगे, अवाम की जेब से भी डाका, मुल्क पर भी डाका। ये एनर्जी की हकीकत है। बहुत शुक्रिया। अब मैं नेक्स्ट स्पीकर जो साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब को 5 मिनट का टाइम है, क्योंकि फिर उसके बाद नहीं इकॉनमी में तो वो टाइम लगेगा, ज़ाहिर है वो काम करेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज साहब, आपने सिर्फ 5 मिनट दिए, लेकिन उनकी 2 साल की नालायकियों को 5 मिनट में समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो मैं देखिए, मुस्लिम लीग नून का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था। हम जब आए थे तो 2.8% ग्रोथ थी, कौमी इनकम इससे बढ़ रही थी, कौमी आमदन। हम उसको 5.5% पे ले गए थे, 5.8% पे। नौकरियां यहाँ पे अवेलेबल थी। हम वो स्टैंडर्ड नहीं रख रहे पीटीआई को जज करने के लिए। नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, दीगर हमारे वज़रा को एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, ईमानदारी थी, सिंसियरिटी थी, तो वो अच्छा काम कर सकते थे। सी पैक किया। दूसरा, आपने ख्वाजा साहब ने आपको बताया, अबाई साहब ने बताया कि हमने कितनी सक्सेसफुल करी हैं एनर्जी के शोबे में वगैरह। लेकिन अब इमरान खान को इमरान खान के स्टैंडर्ड पे तो जज करेंगे ना। जो पीटीआई बात करती थी, पीटीआई कहती थी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट करा है। और जो शहबाज साहब ने बात करी कि मियाँ साहब के 3 अदवार में इतनी डेट नहीं बढ़ाई गई जितनी खान साहब के 2 साल में हो गई। अब आप ये देखिए कि हमने 5 सालों में 10,000 अरब रुपए कर्ज बढ़ाया इस कौम का, जिसके अंदर हमने बिक्की, बलोगी, हवेली, बहादुर शाह लगाया, 1700 किलोमीटर मोटरवेज बनाए, 2 LNG के टर्मिनल्स लगाए, कोल के प्लांट्स लगाए, गवादर के अंदर पूरा गवादर चेंज कर दिया। और इन्होंने 2 साल के अंदर सिर्फ 2 साल में 12,000 अरब रुपए का कर्ज बढ़ाया है। और क्या डेवलपमेंट काम किया है? कुछ भी नहीं। 800 अरब रुपए जहाँ डेवलपमेंट बजट हम रखते थे और खर्च करते थे, वो अब 400-500 अरब रुपए में आ गया है, जिससे कि इनकम भी कम हो गई, रोज़गार का मौके भी कम हो गए। तो इन्होंने इतना ज़्यादा इस कौम को मकरूज़ किया है। फिर ऊपर से वो गलत बयानी करते हैं कि ये मकरूज़ कर्ज इसलिए बढ़ गया है कि हमने डॉलर को डिवैल्यू किया। एक तो डॉलर भी इन्होंने डिवैल्यू किया, हमने तो नहीं कहा था इनको। लेकिन दूसरा कि फ़ॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो पाकिस्तान का सिर्फ 25% कर्ज होता है, 75% कर्ज जो है वो अपनी लोकल करेंसी में है, तो उससे डिवैल्यूएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब हम ये कहते हैं कि 12,000 का कर्ज हुआ है, तो 12,000 का एक्चुअली इन्होंने कर्ज बढ़ाया है और इसके ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब आप करेंसी डिवैल्यू करेंगे और कर्ज बढ़ाएंगे, तो जाहिर है कि आपको इन्फ्लेशन आपके मुल्क में बढ़ जाएगा। 3.9% पे नवाज शरीफ साहब, शाहिद अब्बासी साहब और मुस्लिम लीग की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे। उस इन्फ्लेशन को आज 12% हो गया है। और आप देखें, आप सब जानते हैं कि आटा जो है वो 50-60-70 रुपए का मिलता है, चीनी 100 रुपए की मिलती है। लेकिन आटे चीनी को छोड़ दें, हालांकि उसकी बात बहुत हो सकती है और वो क्या करप्शन हुई है ये सब आप जानते हैं। लेकिन अगर आटे चीनी को छोड़ दें तो टमाटर से लेकर, दालों से लेकर, सब्जियां, बहुत हर चीज़ महंगी हुई है। रूरल इन्फ्लेशन हुआ है, रूरल फूड इन्फ्लेशन 18% तक पहुंचा है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गई है। आपने फार्मर्स को और गरीब लोगों को इतना गरीब कर दिया, और आपने फर्टिलाइज़र वगैरह के अंदर आपने इतनी कमी कर दी, इतना महंगा कर दिया फर्टिलाइज़र पे जो हम सब्सिडी देते थे 2% टैक्स पे, वो सब ख़त्म कर दी। तो गरीब आदमी के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अगले सीज़न की प्लांटिंग कर सके, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की शॉर्टफॉल हुई है और उसकी वजह से ये हुआ है। और आप देखें कि हर बड़े छोटे क्रॉप के अंदर, चावल से लेकर, गन्ने से लेकर, आटे से लेकर कपास तक, हर चीज़ की प्रोडक्शन कम हुई है। तो ये एक सामने चीज़ रखनी ज़रूरी है। रूरल फूड इन्फ्लेशन, जब मैंने आपको गुजारिश करी कि प्रोडक्शन कट्स की वजह से हुआ है। डिवैल्यूएशन इन्होंने करी है। हम 115 पे छोड़ के गए थे, केयर टेकर 120 पे छोड़ के गए थे, उसको पहले साल इन्होंने 164 करा।
हाँ जी, ये इन्होंने 164 करा डिवैल्यूएशन को। अब आप देखें कि कभी एक मरतबा इधर वज़ीर इनके आए थे, उन्होंने कहा था जब 125 का था कि डॉलर 140 हो जाएगा। जब वज़ीर ख़ुद कह रहे हैं कि डॉलर 140 हो जाएगा तो हो ही जाएगा। जब मिनिस्टर्स आपके रज़ाक दाऊद साहब ने कहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की नैच पे है, असद उमर साहब कहते हैं पाकिस्तान बैंकरप्सी पे है, तो फिर आप जब खुद ये कह रहे हैं तो कौन बैंक आपको लोन दे के जाएगा? $2 बिलियन अप्रैल 2018 के अंदर सिटी बैंक वालों ने पाकिस्तान हुकूमत को ऑफ़र करे थे $2 बिलियन को लोन, जो मैंने मना कर दिया था 8% पे था। ये हॉट मनी 13.5% पे लेते रहे हैं। किसको फ़ायदा हो रहा है वो हम छोड़ देते हैं बात को, लेकिन ये 13% पे हॉट मनी लेते रहें। 8% पे हमने मना किया था $2 बिलियन का। उसके साथ क्रेडिट स्विस के पैसे हमने $600 मिलियन री रोल करे थे अप्रैल 2018 में। तो आपको दुनिया, मुस्लिम लीग की हुकूमत जब तक थी तो दुनिया आपको फ़ंड करना चाहती थी। ये जब आके इन्होंने बात करी कि हम बैंकरप्सी पे हैं, हम डिफ़ॉल्ट पे हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग को बदनाम करने के लिए जब इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाहकारी शुरू करी तो उसके बाद लोग पीछे हट गए। उसके बाद ना आपको पता थी कभी 140 का डॉलर हो जाएगा, फिर 130 का हो जाएगा। 40% डिवैल्यू करने के बाद आप इनकी नालायकी को अंदाज़ा लगा लें कि ₹1 एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है। पहले साल एक्सपोर्ट कम हुआ है, पहले साल एक्सपोर्ट 2% कम हुआ है, $500 मिलियन मुस्लिम लीग से कम हुआ है। इस साल कोरोना से पहले 8 महीनों के अंदर इनकी एक्सपोर्ट स्लो थी, जो 2 साल पहले हम छोड़ के गए थे उससे भी स्लो थी। और अब जाके इस महीने अल्लाह का शुक्र है कि 6 महीने बढ़ी है, 6% जुलाई में बढ़ी है, तो बड़े खुश हो रहे हैं। तो भाई आप ये कर भी लोगे तो उधर तक पहुँचोगे जो मुस्लिम लीग 2014 में करके गई है। तो आप क्या बातें कर रहे हैं? और 40% आपने पाकिस्तान को सस्ता कर दिया है, 40% सस्ता कर दिया है। एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि जिस आदमी को आप 17,000 रुपये आप तनख्वाह देते हैं उसको $100 तनख्वाह हो गई है। जिसको आप पहले जब 15,000 16,000 देते थे तो उसकी $160 तनख्वाह थी। तो आपने हर गरीब आदमी को गरीब कर दिया है, हर फिक्स्ड इनकम आदमी को गरीब कर दिया है, हर मजदूर को गरीब कर दिया है, ताकि एक्सपोर्टर आपका बेनिफिट करे। और 1 पैसे का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, 1 पैसे का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है। सबसे आसान तरीका नंबर 2 टैक्स बढ़ाने का होता है कि आप करेंसी डिवैल्यू करें। आधे पैसे जो आपको मिलते हैं पोर्ट से मिलते हैं, सेल टैक्स की मद में, कस्टम के मद में और इनकम टैक्स की मद में। आधे पैसे आपकी आमदन जो होती है हुकूमत की FBR की पोर्ट से आती है। जब आप 40% डिवैल्यू करते हैं तो 20% तो बगैर कुछ करे आपको बढ़ जाना चाहिए, सीधी सीधी बात है। उसके अलावा जो बाकी आधा है उसके अंदर इन्फ्लेशन आता है, उसकी वजह से बढ़ना चाहिए। इन लोगों ने 2 साल के अंदर आज तक मुस्लिम लीग नून का वो रिकॉर्ड पूरा नहीं किया जो हम जमा करके गए थे। पैसे जो 2018 में हम जमा करके गए थे वो आज पैसे जमा नहीं करे। इस साल ये कहते हैं कि ये 3900 पे पहुँचे, ये भी गलत बयानी है। 100 अरब रुपया इन्होंने जो टैक्स रिफ़ंड दिया है वो इन्होंने ग्रांट दिखाया है, और 70 अरब रुपये इन्होंने नए टैक्स जो रिफ़ंड रोक के रखा है, जो कि 5 सेक्टर का था, जो कि मुस्लिम लीग नून ने एग्जम्प्ट किया था। तो मुस्लिम लीग नून ने एग्जम्प्ट किया था 5 सेक्टर को, एक्सपोर्ट के सेक्टर्स पे इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं। तो इन्होंने और 700 बिलियन के नए टैक्स लगाए, इसके बावजूद टैक्स नहीं जमा करा। और मैं आपको माजरत के साथ कहता हूँ कि आज पहली मरतबा, ये नहीं हुआ था कभी भी अल्लाह की मेहरबानी से मुस्लिम लीग की हुकूमत में, आज पहली मरतबा आपको रिफ़ंड जो है वो पैसों पे मिलता है। ये आप मालूम कर लीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ इसके बारे में, लेकिन आपको परसेंटेज पे अब रिफ़ंड मिलता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रिफ़ंड देती थी या नहीं देती थी, कभी बेईमानी नहीं करती थी। ना हमने किसी को आउट ऑफ टर्न रिफ़ंड दिया है। ये भी अखबार में बात आ चुकी है कि 16 अरब रुपये का आउट ऑफ टर्न रिफ़ंड मिला है। लेकिन मेरे ख्याल से खुरम भाई या कोई और मेरे दोस्त जो हैं वो करप्शन पे बात करेंगे, मैं मईशत पे ही रुकता हूँ। तो एक्सपोर्ट इन्होंने नहीं बढ़ाई। अच्छा, उसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, हर मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई। फिर कोरोना का बहाना नहीं करें प्लीज़। कोरोना से पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई थी, पिछले साल 2% कम हुई थी, इस साल 10% कम हुई है। कोरोना से पहले भी 4-5% कम हो रही थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर नहीं होगी तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? एग्रीकल्चर तो आपने हर प्रोडक्शन डाउन कर दी है, फार्मर को तो आपने सीरियसली गरीब कर दिया है, आपने मजदूर को गरीब कर दिया है, उसके बाद आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी। और जब मईशत पूरी रुक गई तो इम्पोर्ट कम हो गया। इम्पोर्ट कम हो गया तो ये बोलते हैं अच्छा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। अब मुझे अगर आप 1 मिनट दें तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब हुकूमत अपना वफाकी बजट का डेफिसिट करती है, सुनने वाली बात है, फिस्कल डेफिसिट उसको बोलते हैं। जब फिस्कल डेफिसिट होगा तो आपको वो पूरा करने के लिए कहीं से पैसे चाहिए। आपको या पैसे चाहिए प्राइवेट सेक्टर से, जिसका मतलब है कि सेविंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर की होती है उधर से पैसे लेके आएंगे, या आप फॉरेनर से बोरो करेंगे। तो जितना आपका फेडरल बजट होता है, या आप अगर लोकल बोरो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है, तो आपको बाहर से बोरो करना पड़ता है। ये अगर इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट आज का कम कर रहे हैं और लेकिन बजट डेफिसिट बड़ा कर रहे हैं, तो फ्यूचर का करंट अकाउंट डेफिसिट आज बुक कर रहे हैं। ये कैपिटल अकाउंट में इतना कर्ज बढ़ा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आप पूरी मईशत रोक दें,
और आप बोलेंगे यार अच्छा पूरी मैशत रुक गई, इंपोर्ट रुक गए, तो ये कौन सा आपने तीर चला लिया? और इंपोर्ट कम हुई तो उसका और इंपोर्ट कम, कोई सर दुनिया की कोई इकॉनमी नहीं चलती जिसका इंपोर्ट कम हो। इंपोर्ट भी बढ़ाना है आपको, एक्सपोर्ट ज़्यादा उससे तेज़ी से बढ़ाना है। आप ये काम करने के लिए तो आप हफ्ते में 4 दिन कराची पोर्ट को बंद कर देते, इंपोर्ट वैसे ही कम हो जाती, ताला लगा देते। मतलब सीरियसली इसमें क्या आपने कर लिया? इसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम कम हो गई। जो पाकिस्तानी की इनकम $1652 थी, $1652 जो 2018 में थी, उस पाकिस्तानी की आज इनकम जो है वो $1380 है। तो इन्होंने 16% हर पाकिस्तानी को गरीब कर दिया है। और इसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं कि चीज़ें महंगी हो गई। रियल टर्म में हर पाकिस्तानी आज 25% गरीब है कंपेयर टू व्हाट ही वाज। 25% गरीब है। 16% तो आपने गरीब कर दिया सिर्फ डॉलर टर्म्स के अंदर। हर चीज़ आपने महंगी कर दी, और जो आपने महंगाई करी है वो मोस्टली गरीब स्पेसिफिक महंगाई करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस इकॉनमी में लूज़र्स हैं और विनर्स नहीं हैं, बिल्कुल विनर्स हैं। जिन मिलों ने शुगर नहीं बेची थी और उनको पता थी कि रिबेट मिलेगा पंजाब हुकूमत से और अपने ज़ख़ीरा कर लिया था, वो विनर्स हैं इस इकॉनमी के अंदर। जिन चक्कियों ने स्मगल करा दिया और आटा मार्केट में नहीं बेचा, वो विनर्स हैं इस इकॉनमी में। लेकिन वो चंद लोग हैं, बाकी हम सब जो हैं वो लूज़र्स हैं। और इसके बाद 2 आखिरी बात कर दूँ कि ये जब 16% लोगों को गरीब कर देते हैं डॉलर टर्म में और 25% रियल टर्म्स में, तो लोग क्या करेंगे? तो इसलिए आप देखें कि 15 से 20 लाख लोग कोरोना से पहले बेरोज़गार हो गए थे, अब 40 लाख का। ये तखमीना मेरा नहीं है, ये डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब भी कहते हैं। 60 से 80 लाख लोगों को आपने ख़त गुर्बत के नीचे कर दिया, एब्जेक्ट पॉवर्टी के नीचे, जिनकी आमदन $2 पर डे से कम है। ये 60-80 लाख लोग तो छोड़ दें आप, उसके अलावा आपने करोड़ लोगों को फूड इनसिक्योर कर दिया है। जिस आदमी को ये नहीं पता कि कल के दिन मैं कहाँ से खाना लाऊंगा, मेरे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा, या उसको ये नहीं पता कि अगर मैं राशन का बिल भरूंगा तो बच्चे की फ़ीस कैसे भरूंगा, और अगर बच्चे की फ़ीस भर दूंगा तो वो अद्वियात जो कि मुस्लिम लीग नून के हुकूमत में इन्फ्लेशन के कम रेट पे बढ़ती थी, वो अब डबल हो गई हैं, वो अद्वियात कहाँ से लूँगा? मतलब इस कश्मकश में आपने पाकिस्तानी को डाल दिया है। तो ये रोज़ जो सर्वे आते हैं पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के सदर शहबाज शरीफ दीगर नून लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।